इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो जैसा कि ब्रेक से पहले हमने आपको बताया, दिल्ली में जबरदस्त हलचल है। एक तरफ ममता बनर्जी विपक्ष के तमाम नेताओं से हम कल से देख रहे हैं मुलाकात कर रही हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी का 2 दिवसीय महामंथन होने वाला है। और ऐसे में रात 8 बजे का वक्त आज के लिए तय है, कल का भी रात 8 बजे का वक्त है, जब जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष से 84 सांसद उत्तर प्रदेश से, जिनमें 62 जो हैं वो लोकसभा के सांसद हैं और लगभग 22 जो राज्यसभा के सांसद हैं, उनके अलावा मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष, तमाम लोग महामंथन करने वाले हैं। और सवाल ऐसे में यह है कि 2022 के लिए एक तरह से बीजेपी ने कमर कस ली है, विपक्ष कितना तैयार है, इसी पर आज हम कुरुक्षेत्र करने जा रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया, आपके पास में आना चाहूंगा। ये जो महामंथन होने जा रहा है 2 दिन का, इसमें जिस तरह से तमाम नेता बुलाए गए, अभी आपने पंचायत चुनाव की मैं बात करूं, ब्लॉक प्रमुख चुनावों की बात करूं, उसमें जीत हासिल की है। क्या एजेंडा रहने वाला है? क्या पूरी तरह से अब ऑल आउट निकलने की तैयारी है उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए? पंकज जी नमस्कार। और सबसे पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि जनता की सेवा करनी है। और कैसे, आप जानते हैं पिछली सरकारों में उत्तर प्रदेश में जंगल राज था, किस तरह से जनता तो डरी हुई थी, लेकिन गुंडे छाती खुली करके घूमा करते थे। अब विकास की लहर उत्तर प्रदेश में आई है, और हमें देखना है कि केवल चुनाव के मद्देनजर तैयारी नहीं, आप जानते हैं कि कोविड की तैयारी में किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने दिखाया है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश है। हमें किसानों की बात सुननी है, जो हमारी उपलब्धियां हैं वो हमें आम जनता तक पहुंचानी है। और प्रधानमंत्री जी ने कल भी एक बात कही, किस तरह से विपक्ष लामबंद और एकजुट तो हुआ है, लेकिन वो भ्रम की राजनीति करता है। तो हमें सत्य को जनता के बीच में भी पहुंचाना है। और जिला पंचायत में जब 75 जिलों में हमारे 67 जीत हुई, तो ये अपने आप में दर्शाता है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण आस्था रखती है। ठीक है, मैं सबसे पहले वरिष्ठ लोगों के पास आना चाहूंगा। अखिलेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, 80 सांसद हैं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 2024 तो बात की बात है, पहले 2022 की क्या तैयारी है, अगर मैं आपकी पार्टी की बात करूं? देखिए, 2022 की तैयारी कर रही है बीजेपी, जो आपने शुरू किया, और उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रही है, और वो तैयारी कर रही है दिल्ली में बैठकर। ये गंभीर विषय है, समझना पड़ेगा, क्योंकि अपनी तैयारी के सिलसिले में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से सबसे पहले मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी की थी। सीएम बदल नहीं पाए, आपको पता है क्या क्या हुआ। डिप्टी सीएम बना नहीं पाए, किसी को बना रहे थे, और डिप्टी सीएम और सीएम के झगड़े को रोक नहीं पाए। यहां पे अपराध भ्रष्टाचार को थाम नहीं पाए, और रोजी रोजगार। सवाल मेरा अखिलेश जी आपकी पार्टी को लेकर, अपनी पार्टी का तो बता दीजिए पहले। जी, वो नहीं करेंगे, कोई है ही नहीं। आप बीजेपी से के बैठक के कारण चर्चा शुरू किए हैं, तो वो भी जरूरी है। सत्ता में नहीं, मेरा सवाल नहीं सुना आपने। मैंने कहा कि 2024 ममता जी दिल्ली में हैं, तमाम आपकी सोनिया गांधी से भी मिली हैं। तो सवाल मेरा यह है कि 2024 बाद में 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, लोकसभा की भी मैं अगर बात करूं, उसकी क्या तैयारी, जरा उसका जवाब दीजिए ना। बीजेपी क्या कर रही है? मुख्यमंत्री बदलना चाह रही थी, डिप्टी सीएम किसी को बनाना चाह रही थी, बहुत बातें कर ली आपने। आप जरा अपनी पार्टी की बात कीजिए ना। यही क्यों? जो सत्ता में बैठा उस पार्टी की हम बात नहीं करेंगे? नहीं करिए, लेकिन मेरा सवाल पहले सुना आपने। ये मैं क्या तो सवाल, आपका सवाल का भी जवाब दूंगा। मैं कोई सवाल भागूंगा नहीं, बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, सारे सवाल का जवाब दूंगा। तो और भगवान राम के भी पैसे खा गए ये लोग, और उत्तर प्रदेश में बैठक कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पे योगी जी लठ लिए खड़े हैं दिल्ली वालों के लिए। तो ये है इनकी तैयारी। आप लोग दिल्ली में भले बताते रहे कि तैयारी चल रही है। अब आपने मेरी पार्टी की बात की, आप स्वयं दिखाते हैं, मीडिया रिपोर्ट करती है, कम ज्यादा पे हम बहस नहीं कर रहे हैं, कि पिछले 4 वर्षों में सिर्फ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सड़क पर लड़ाई लड़ी है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी के नेतृत्व में 10 हजार से ऊपर कांग्रेस जनों पे मुकदमे हुए हैं। कई बार प्रियंका गांधी जी अरेस्ट हुई हैं, डिटेन हुई हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, राहुल गांधी तक पे एफआईआर हुआ है। हर मुद्दे पे
महीने में 3-4 आंदोलन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में करती है। ठीक, सारे लोग मैं उत्तर यूपी में दम है। देखिए अखिलेश जी मैंने सुन ली आपकी बात कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है पिछले 4 साल से और वो सड़क से लड़ाई लड़ रही है। मैंने आपकी बात सुन ली। अब जरा मैं थोड़ा वक्त सबको दूंगा, फिर एक साथ डिबेट को हम खोलेंगे। और भाटिया, मैं अब आपके पास आखिर में आऊंगा, पहले जरा मैं इन बाकी जो 3 मेहमान हैं उनसे भी बात कर लूं। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, आप सुनते रहिएगा जो नेता हैं तमाम क्या बोलेंगे। सुदेंद्र भदौरिया जी, मैंने मायावती जी के कुछ ट्वीट्स पढ़ रहा हूं। देखिए, ब्राह्मणों का सहारा आपको भी लेना पड़ गया। अयोध्या में जाकर सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा कि सबसे बड़े ब्राह्मण हम हैं और हमें पंडिताई कोई ना सिखाए। देखिए, अब यह जरूरत आन पड़ी। आप बताइए, आपकी क्या तैयारी है? देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है कोरोना की, किसानों के आंदोलन के और साथ ही साथ बढ़ती हुई बेरोजगारी की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहा है। हालांकि देश में इन 3 चीजों से पूरी जनता ग्रस्त और त्रस्त है। सरकार मोदी जी की हो चाहे योगी जी की हो, संपूर्ण रूप से असफल रही है और इस असफलता को लेकर हम जनता के बीच में हैं। और इस बीच में हमने ये भी देखा है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी 4.5 वर्षों से जब मुख्यमंत्री हैं, तमाम सामाजिक समूहों पर अन्याय और जुल्म और अत्याचार हुआ है। इसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने एक बार इनको बहुत वोट दिया, इनकी सरकार बनवाई। और इसीलिए जो बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, हालांकि हम दलित, शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों के लिए, महिलाओं के लिए संघर्ष करते हैं, पर हम अन्य समाज के समूहों के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि उनको भी न्याय मिले। पर हमने ये देखा कि ये दबंगों की और पूंजीपतियों सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कहा था कि दलित और ब्राह्मण इकट्ठे हो जाए तो हमारी सरकार बन जाएगी। तो इसमें सर्वधर्म की बात कहां से आ गई? सबको इकट्ठा लेकर चलने की बात कहां से आ गई? इसमें तो 2 को अलग कर दिया उन्होंने। देखिए, आप ये जान लीजिए कि हम लोगों के चुनाव 2007 में जब सुश्री बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, उस समय ब्राह्मणों ने बहुत बड़ी संख्या में वोट दिया था। और इस बार हमें पूरा विश्वास और उम्मीद है कि जिस प्रकार से जन उभार था सतीश मिश्रा जी के प्रोग्राम के अंदर और उसमें इतने बड़े पैमाने पर, और हम देख रहे हैं धीरे धीरे हर जिले से हमारे, मैं तो इटावा का रहने वाला हूं और इसके बीच के फिरोजाबाद, आगरा, पंकज जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। खबर आ रही है, बड़े पैमाने पर लोग निकल रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को पूरी ताकत के साथ, और विशेषकर ये लोग जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, ये हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमारी पूरा उनको विश्वास है। घनश्याम तिवारी जी, एक ट्वीट, आजकल ट्वीट पे सारी बातें होती हैं, तो एक ट्वीट किया है अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने कहा कि कितनी भी बैठकें कर ले बीजेपी, जनता ने मन बना लिया, उन्हें हटाकर ही दम लेगी। आकलन बाद में, झूठी तारीफ पहले, वाह रे भाजपा। यानी इस पर कहीं ना कहीं तंज करने की कोशिश की है कि प्रधानमंत्री जी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी थी। अरे भाई, अगर 2 चुनाव जिताए हैं, तारीफ कर दी तो उसमें क्या हर्ज है? नमस्कार पंकज जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो को पैनलिस्ट को सबसे पहले मैं भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उन लोगों की जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि राज्य सरकार या जो भी कोई मदद कर सके उसे मदद करनी चाहिए। मैं अब भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको कूड़ेदान से निकाल करके एक डॉक्यूमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। उसका पहला पन्ना, कृषि विकास का बने आधार, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, हर युवा को मिलेगा रोजगार, शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता विस्तार, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, बुनियादी विकास मजबूत आधार, विकसित उद्योग, सुगम व्यापार, सशक्त नारी समान अधिकार, स्वस्थ हो घर घर परिवार। ये कूड़ेदान में पड़ा हुआ भारतीय जनता पार्टी का 2017 का संकल्प पत्र है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपने 5 साल में 70 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, प्रदेश के 90% परिवारों के युवाओं को रोजगार मिलेगा, बेटियों के लिए भी कुछ, हर बेटी को 50,000 की सुविधा देंगे। इस कूड़ेदान में पड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को दिल्ली में सांसद जो मिल रहे हैं, उन्हें एक बार कूड़ेदान से उठाकर के पढ़ लेना चाहिए। एक भी ऐसा पन्ना नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी या आपकी कोई रिसर्च टीम बता दे कि किसी पे 3 पहलू भी हैं जो सिद्ध हुए हों। जिस पार्टी ने सिर्फ हमारे कामों को नामकरण के आधार पर उपयोग किया हो, जिस पंचायत चुनाव में चीरहरण हुआ हो, अपहरण हुआ हो, एसपी को थप्पड़ मारा गया हो, भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक उनके ऊपर आरोप लगे होंगे बम और हथगोले और गुंडे और लाठी और डंडे के लेकर के चल रहे हों, उसके अपहरण के बाद अगर प्रधानमंत्री एक ट्वीट करके इनको बधाई देते हैं तो इससे पता चलता है कि भारतीय जासूसी पार्टी के लोग कितने डरे हुए हैं।
और सिर्फ जासूसी कराने से अगर सत्ता में कोई आ सकता, रह सकता, तो आज देश के प्रधानमंत्री इतने डरे हुए नहीं होते। तो मुझे लगता है कि आज एक डरपोक भारतीय जनता पार्टी का सामना एक ऐसी जनता से हो रहा है जिसने मौत देखी है, ठीक है, जिसने तड़पते हुए अपने लोगों को जाते हुए देखा है। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, आपने अपनी बात कह दी। अब मैं जरा गौरव भाटिया के पास जाऊं। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। पंकज जी एक बात कह दूं, आप इसके बाद हर्षवर्धन जी के पास ही जाइएगा। मेरी एक आपसे विनती है जी, बोलिए। आपने 3 विपक्ष के लीडर बुलाए हैं, तीनों अपनी अपनी बातें रखेंगे। मैं समझता हूं अच्छी सकारात्मक चर्चा तभी हो सकती है जब एक पैनलिस्ट विपक्ष का बोले और मैं अपनी बात बोलूं। नहीं, वो हम करेंगे। एक मिनट जरा गौरव भाटिया जी, जरा देखिए सारे जो मेहमान हैं उनको लगेगा कि मैं उन तक नहीं आया, तो एक बार जरा हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास मैं चला जाऊं, वो अपनी बात कह लें, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा। देखिए उसके बाद आगे से हम वही करेंगे, एक एक सवाल लेंगे और आप उसका जवाब दीजिएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज जो बीजेपी करने जा रही है, देखिए 2022 का चुनाव सर पर है, तो उसके लिए पूरी तैयारी के साथ अगर बीजेपी आ रही है तो उसमें क्या हर्ष है? और विपक्ष जो है 2024 की अभी से तैयारी करने की सोच रहा है, पहले तो 2022 है ना? नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश के लिहाज से 2022 है, लेकिन देश के लिहाज से अगर हम कहें तो 2024 ही है। और विपक्षी पार्टियां, खास करके ममता बनर्जी की अगुवाई में अभी जो कांग्रेस और सारी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो वो उनकी तैयारी का मुझे लगता है कि ये गलत समय नहीं है। अगर 2.5 साल सरकार को होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश तो पूरी सरकार हो गई, यहां 19 के बाद तो पूरा एक तरह से कहें कि जो 2 साल बीता है वो चाइनीज वायरस का ही समय रहा। लेकिन इस वक्त जितनी मुश्किलें हैं, चाइनीज वायरस का मसला है, अर्थव्यवस्था का मसला है, रोजगार का मसला है, मुझे लगता है कि उसके बीच में अगर विपक्ष अपनी तैयारी 2024 की कर रहा है तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जब 2022 यानी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, और उसमें जब 2017 में 325 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो 1991 के बाद 2017 को इस तरह से भी देखना चाहिए कि आप राम मंदिर आंदोलन, मंडल कमंडल, हर राजनीति को छोड़ दीजिए, तो ये सामाजिक तौर पर जिसको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के हर समूह को लेकर चलने की बहुत बड़ी कोशिश थी। ऐसा नहीं कि पहले दूसरी पार्टियों ने नहीं की, दूसरी पार्टियों ने भी एक कोशिश की। एक बात जिक्र कर रहे हैं भदौरिया जी, जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन 2017 जनता पार्टी ने उन समूहों को भी अपने साथ ले लिया जो उसके साथ नहीं जाया करते थे। बहुत छोटे छोटे समूह थे वो। अब सवाल ये है कि क्या 2022 के चुनाव में वो सारे समूह लेकर वो चल पाएगी? और इसीलिए जब उत्तर प्रदेश में बीएल संतोष जी आए, लखनऊ में 3 दिन की बैठक हुई, संघ की बैठक हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले, और सभी प्रकोष्ठ मोर्चे के बाद वो तैयारी पर जाते हैं, दिल्ली आते हैं। मुझे लगता है की चिंता है कि क्या कोई रिप्रेजेंटेशन छूटता नहीं है, और जिस तरह की बसपा की, समाजवादी पार्टी की तैयारी है, उस मुकाबले उनके लिए ये ज्यादा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, आपने सभी जो मेहमान हैं उनको सुना। गौरव भाटिया, देखिए अखिलेश जी ने कहा कि किसान आंदोलन के लिए क्या किया, कोरोना में क्या किया, हम सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे थे जनता के हितों की। और आपने सुना सुधींद्र भदौरिया जी को भी, क्या हर्ज है वो अगर अयोध्या जाकर सतीश चंद्र मिश्रा जी, उन्होंने ब्राह्मण समाज की बात की, उनको साथ लेकर चलने की बात की। और घनश्याम जी ने तो यह तक कह दिया, आरोप लगा दिया कि जो हमारी योजनाएं थी उनको सिवाय आगे बढ़ाने के और कुछ नहीं किया बीजेपी ने। पंकज जी देखिए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की बात कर लेते हैं और उसी क्रम में चलेंगे जैसे इनके प्रवक्ता ने बोला। इन्होंने कहा दिल्ली में बैठकर, आप बताइए दिल्ली में बैठकर एक सांसद हैं, उनका नाम सोनिया गांधी जी है, वो 2 साल से कोविड का संकट जब से आया है, वो रायबरेली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं गई हैं, और दिल्ली में बैठकर अभी संसद का सत्र चल रहा है, वो संसद भी नहीं गई हैं। ये कैसी सांसद हैं, ये अखिलेश जी बेहतर बता पाएंगे। और इनकी पार्टी का क्या है, सपा के साथ बता दूं, 2017 में यूपी के 2 लड़के साथ आए, हमने हश्र देखा, यूपी के 2 लड़के पंचर साइकिल और उसका हत्था टूटा हुआ और खूनी पंजा लगा और दोनों को नकार दिया गया। 2019 में एक और प्रयोग किया गया, इस बार सपा बुआ और बबुआ साथ आए, हमने देखा क्या हुआ, 5 आई सीटें समाजवादी पार्टी की और 10 आई बहुजन समाज पार्टी की। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास नेतृत्व नहीं है, अगर आप जनता के मुद्दे नहीं उठाते और केवल अपने महलों पे रहते हैं,
तो आपके साथ जनता नहीं खड़ी होगी। इसलिए सपा कूड़ेदान की बहुत बात करती है, जनता ने तो इनको ही कूड़ेदान में डाल दिया। और इनका मैनिफेस्टो पढ़ लूंगा, एक वादा पूरा नहीं किया था तभी जनता ने इनको नकारा। बहुजन समाज पार्टी पे आते हैं। 4.5 साल की सरकार में आपने कभी देखा मायावती अपने एयर कंडीशन बंगले से उतरी हो, निकली हो बाहर, जनता के मुद्दे उठाए हो? बल्कि 5 करोड़ की माला जरूर पहनी हुई थी अपने समय में, 5 करोड़ की माला पहनती थी, मूर्तियां बनवाती थी और पत्थरों में जो रुपया आता था उसकी कमीशन खाती थी। और यह भी कोई नहीं भूला, अपने जन्म दिवस पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपने आप को मार डाला, आत्महत्या कर ली। क्यों? 50 लाख का उसको एक धनराशि इकट्ठा करनी थी, वो विफल हो गया। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है, मैं आपको बताता हूं उत्तर प्रदेश कैसे बदला। हम अपनी पार्टी की बात कर लेते हैं। आप याद करिए, गुंडों का, मवालियों का राज होता था समाजवादी पार्टी में। आज मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और इनके जैसे जितने भी कुख्यात अपराधी हैं, ये लोग जेल में हैं। 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति इन लोगों की जब्त करी है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। कोविड की बात कर लेते हैं, पहला ऐसा प्रदेश बना है जहां पे 4 करोड़ के से ज्यादा टीके लगे हैं जनता को। और अखिलेश जी, आप इन तमाम बातों से एग्री कर रहे हैं, लग रहा है आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। मैं चाह रहा था कि आप यहां पर बीच में कुछ बोलते, क्योंकि गौरव भाटिया जो है वो अपनी अब उपलब्धियां गिना रहे हैं, उन्होंने आप लोगों की बुराइयां गिना दी। अब जरा बीच में आइए ना। अखिलेश जी सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं आप, यानी रजामंदी है आपकी इनकी बात से? जी, मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, मैं झूठ बोलने वाले गौरव भाटिया जी थोड़ा लंबा होगा। देखिए बीच में आपने जो सवाल उठाया उसके जवाब खामोश हो। तो मैंने तभी आपसे कहा था इन्होंने 2 बात बोले, अब ये खामोश हो तो मैं बोलूं? ठीक है अखिलेश जी बोल। ठीक है अखिलेश जी, खामोश हो तो मैं बोलूं। देखिए, मैं झूठ बोलने वाले को अवसर देता हूं कि वो झूठ बोलता रहे, फिर मैं उसको तथ्यों के साथ उसके घर तक पहुंचा। के बाद आप मुझे 3 बातें जी 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 आ रहा हूं मैं सुधीर। 3 बातें कही उन्होंने, प्लीज सुनिए। ठीक है अखिलेश जी, 3 बातें इन्होंने कही। हाँ। एक कहा अपराधी, इन्होंने कहा कि सब अपराधी गायब हैं। जनाब, ये दुनिया की पहली सरकार है जिसने विधानसभा में बिल ला करके अपने अपराधियों से, जिसे हम क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट कहते हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, जनता के लिए बिल लाती है। नहीं, बाहुबलियों का क्या हशर है वो तो हम देख ही रहे हैं ना। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की बात की देंगे नहीं। अब आप हमारे बीच में बोलेंगे, वो तो खामोश सुन रहे थे। आप प्रियंका वाड्रा बचा रही थी। जरा हमें अपनी बात रखने दें। फैसला दिया। गौरव जी जरा सुन ले प्लीज, गौरव जी जरा सुन ले प्लीज। अखिलेश जी बोलिए। रखने दीजिए बात को। हाँ, तो ये अपराधियों की हालात है, और उसमें 6 से लेकर नख तक के इनके जो नेता हैं उनके अपराध वापस लिए गए हैं। ये कहते हैं कि माफिया सब गायब हो गए हैं। ये देवमणि द्विवेदी जी एमएलए हैं, इन्होंने 22 लोगों के माफियाओं की सूची क्राइम के साथ जारी की थी मुख्यमंत्री जी को कि ये माफियाओं पे कार्रवाई कब होगी। मुख्तार अंसारी को बात चलिए, हिम्मत है तो इन्होंने कोविड को कहा, सुन लो मेरे मालिक, हिम्मत है तो उत्तर दीजिए। चलिए उत्तर दीजिए, परेशान तो आप थोड़ा खामोश हो जाए। पीसीआर वाले ये बंद करो पहले मेरी बात। अखिलेश जी प्लीज, वो पीसीआर को मैं संभाल लूंगा। अखिलेश जी जवाब दीजिए, वो कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पे कुछ बोलिए ना। मुख्तार अंसारी पे कुछ बोलिए, वो कह रहे हैं जवाब दीजिए ना अखिलेश जी। बोलेगी तो 1 to 1 बात कराओगे? नहीं अखिलेश जी, मुख्तार अंसारी पे जवाब दे दीजिए ना। हम बोलेंगे तो डबल विंडो काटोगे, ये कौन सा न्याय है भाई? बात रखने दीजिए, जवाब झूठ का मैं पर्दाफाश कर रहा हूं। ये कहते हैं कि मैंने कोविड इंजेक्शन बहुत लगाए। ये इन्हीं के वेबसाइट पे मात्र 71 लाख लोगों को डबल वैक्सीनेशन हुआ है यूपी में। मात्र 71 लाख लोगों को डबल वैक्सीनेशन। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के 4.25%। ये हालत है। अब देखिए, कुछ तथ्य बता रहा हूं जो इनको मैनिफेस्टो में था। 6 एम्स बना दूंगा, इनका जो जुमला पत्र था, जुमला पत्र के कुछ पढ़ रहा हूं। 6 एम्स बनेंगे 5 साल में, 6 आईटी पार्क बनेंगे। कहीं बना हो तो बताइएगा, आप सारे लोग जानकार हैं। वो ऐसा बता दे। 6 जो है मेगा फूड पार्क बनेंगे, और 6 लाख रुपए गरीब को अपने घर बनाने के लिए इनका टैक्स इंटरेस्ट कम पे मिलेंगे। 10 अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनेंगे, हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, आधुनिक पॉलिटेक्निक बनेंगे, फार्मा पार्क बनेंगे दवाइयों के लिए, एनएच पे जो है औद्योगिक पार्क बनेंगे, और ड्राई पोर्ट बनेंगे। कहीं सुना है आपने? सपने में भी ये इनके वादे थे।
14 दिन में ठीक है, आप जरा उत्तर ले लें, फिर मैं सुधींद्र भदौरिया जी के पास जाऊंगा। अखिलेश जी, आपने अपनी बात कह दी, गौरव भाटिया इसका जवाब दीजिए, फिर मेरे को सुधींद्र जी के पास जाना है। बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो मुख्तार अंसारी को तो प्रियंका वाड्रा के इशारे पे पंजाब सरकार बचा रही थी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट गए थे। अभी मैं नाम बता दूंगा, बोलने लगे, परेशान हो जाओगे। देखा आपने? नहीं तो पंजाब कैसे गए थे आप? नहीं देखिए गौरव, अगर आप उनके लीडर का नाम लेंगे तो बेचैन होंगे, वो भी आप यूपी से लीडर का नाम, मैं क्या झूठ ले रहा हूँ? उनके लीडर का नाम क्या ईदी अमीन है? जान से मार देंगे पंकज जी। आप पहले राहुल गांधी का नाम ले लो तो जान से मार देंगे। नहीं, आप अपनी बात करिए ना, फिर वो अगर बीच में बोल रहे तो आप भी बोलते रहिए, आप अपनी बात कहिए गौरव भाटिया। ऐसे नहीं बोलूंगा, अभी आपने मुझे कहा था कि आप अपनी बारी में बोलेंगे, मैं ठीक है, मैं अखिलेश जी को रोक रहा हूँ। अखिलेश जी जरा सुन लें, अब देखिए आपने अपनी बात कही, अब जरा उनको बात पूरी करने दीजिए, आपका जवाब ही दे रहे हैं वो। गौरव भाटिया बोलिए। गौरव भाटिया बोलिए। ये भी बता दिए कि यूपी से पंजाब कैसे पहुंच गए, ये भी बता दीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए, अब जवाब दीजिए। ना जानकारी यूपी से पंजाब कैसे पहुंच गया मुख्तार अंसारी, जवाब दीजिए, बता दीजिएगा गौरव भाटिया। देखिए पंकज जी, होता क्या है ना, जब आपको जानकारी कम हो, विधिक जानकारी ना हो, तो ऐसे ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय का केवल जजमेंट पर क्या है, ये टटर तोतल आए हैं क्या? क्या क्या? अरे भाई बताओ ना, पंजाब कैसे गए? सीट आती है, बता तो रहे, अगर सुनेंगे तो बताएंगे, नहीं सुनेंगे तो कुछ नहीं होगा। अखिलेश जी, जब आप बोल रहे थे तो गौरव भाटिया सुन रहे थे, अब जरा उनको भी सुन लीजिए ना। बताओ क्या होता है? ठीक है, अब आईना दिखाया, बुरी लगी। गौरव भाटिया जी बोलिए, अपनी बात कहिए। बताइए ना, धन्यवाद। बताइए, परेशान मत होइए, बताइए, पानी पी लीजिए। ठीक है, देखिए पानी तो राहुल गांधी पी रहे हैं, वो भी इटली का, उनको पिलाइए पानी। बताइए भाई, बताइए हालत क्या आपको पता है, चुप रहिए। चलिए पंकज जी, देखिए सारे दर्शक देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख लीजिए। स्टेट ऑफ यूपी गया कि मुख्तार अंसारी के मुकदमे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, उनको यहाँ पेशी पे आना है, ये भेज ही नहीं रहे थे, किसके इशारे पे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये नहीं बता पंजाब कैसे गया, ये नहीं बता। अब मुझे जरा आप दोनों से हटना पड़ेगा और मेहमानों के पास भी जाना पड़ेगा। देखिए, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे तो डिस्कशन आगे नहीं बढ़ेगा। सुधींद्र भदौरिया जी, आप ये बताइए, जो उपलब्धियां गिना रहे हैं बीजेपी सरकार की गौरव भाटिया, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि तमाम जो बाहुबली है इस वक्त अंदर है, उपलब्धियां गिनाने अपराधी जो है वो अंदर है, आज ही अपराधियों पर योगी सरकार का आया है, सर्वे आया है, और आईएमएफ ने भी कहा है कि इनका जिस प्रकार से आर्थिक दुर्दशा पूरे भारत की हुई है और उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की हुई है, ये इनका विकास दर माइनस में चला गया है और 23% माइनस में चला गया है। बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी थी, उन्होंने मुलायम सिंह जी से 4% के विकास दर पर उत्तर प्रदेश को लिया, जब उन्होंने छोड़ा 5 वर्षों तक तो 9% हुआ जाके। जिला पंचायत के चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आप बोल रहे थे इतनी देर तक गौरव जी, थोड़ा सा तो इतना वो रखिए, धैर्य रखिए कि सुनने की भी आदत डालिए। अगर आप सुनने की आदत नहीं डालेंगे तो लोकतंत्र वैसे ही खतरे में आया हुआ है, तो सुनने की भी आदत थोड़ा डालिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहन मायावती जी की उपलब्धि ये समझिए, ये कह रहे थे कि माला पहनते हैं, जब ये पहनते हैं करोड़ों रुपए का सूट, वो भी हीरे के व्यापारियों के द्वारा दिया हुआ, तब इनको बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को। जब ये 4-4 हजार करोड़ रुपए की एक मूर्ति बनाते हैं, हमने उन दलितों के लिए जो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, स्वामी पेरियार नायकर, संत कबीर दास, संत महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, ऐसे ऐसे तमाम महापुरुषों की, और यहाँ तक कि हमने मैं आऊंगा। देखिए गौरव, देखिए मेरे पास और भी मेहमान हैं, वक्त है हमारे पास। ठीक है सुधींद्र जी, एक मूर्ति लगा दी तो इनको बहुत परेशानी हो गई। सुधींद्र जी, आपने अपनी बात कह दी। कहना ये चाहता हूँ कि विकास हो, चाहे उनके हित हो, उनकी हमने लड़ाई लड़ी है। ठीक है, विकास की बात आप कर रहे हैं, कितना विकास की बात जो है वो आपके नेता करते हैं, हमने देखा है। अभी भगवान जो है श्री राम याद आ गए और अब ब्राह्मणवाद की बात हो रही है। घनश्याम तिवारी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। अब भगवान परशुराम जो है वो आपकी पार्टी को भी याद आ गए, अब ब्राह्मण जो है उनका ख्याल आपकी पार्टी को भी आ गया। जन्मसिद्ध चुनाव जो है विकास के नाम पे या किसके नाम पे? घनश्याम तिवारी जी, हम लोकतंत्र की हिफाजत के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देंगे। ठीक, घनश्याम तिवारी जी। देखिए मैं पंकज जी, आपके दर्शकों से एक साफ कहना चाहता हूं कि इन बातों में उलझे नहीं। बहुत साधारण सी मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट के लिए अपील करते हुए कहता हूं आपके दर्शकों से, अगर आपके परिवार में एक भी व्यक्ति की नौकरी लगी है पिछले 4.5 साल में,
तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए। अगर आपका शहर स्मार्ट सिटी हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए। अगर आप किसान हैं, आपकी रकम दुगुनी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए। अगर आसपास की बेटियां सुरक्षित हैं, उनको पप्पियां नहीं कसी जा रही हैं, वो उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है जैसे इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए। अगर आपको 100 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए। अगर आपके आसपास की गंगा स्वच्छ हो गई है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए। अगर आपने नहीं सुना कि ऑक्सीजन से लोग मरे हैं, आपके परिवार में लोग तड़पे हैं, उनको बेड नहीं मिला, दवाइयां नहीं मिली, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं। इससे पहले कि मैं गौरव के पास जाऊं, हर्षवर्धन जी, उत्तर प्रदेश को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रयागराज से आप खुद हैं। आप मुझे इन शहरों के मैं बात करूं जो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, बनारस कितना बदला है, इलाहाबाद जिसको प्रयागराज अब कहते हैं वो कितना बदला है, लखनऊ कितना बदला है, बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश कितना बदला है, आपसे बेहतर शायद कोई और नहीं जानता इस बात को। हाँ, देखिए पंकज जी, मैं दो बातें सिर्फ कहता हूं, और ये ठीक बात है कि चुनाव में तो सामाजिक समीकरण, राजनीतिक तौर पर कोई नेतृत्व जो होगा उसको जनता देखेगी और सरकार के काम पर वोट होता है। मैं प्रयागराज से हूं, आप बार बार ये कहा जाता है और विपक्ष के लिए ठीक भी है कि कौन सी स्मार्ट सिटी बन गई उसको बताइए। तो मैं रहता हूं प्रयागराज में, गंगा किनारे का मोहल्ला है दारागंज। कुंभ के पहले प्रयागराज में सीवर लाइन नहीं थी, यानी जिसके घर में जो भी गंदा निकलता था वो सब गंगा में प्रवाहित होता था। और कुंभ के पहले सीवर लाइन बनी, नमामि गंगे परियोजना से बनी। और ये मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है। वहां जो ट्रैफिक सिग्नलिंग से लेकर जो सारे काम हुए, आज कोई भी जो कुंभ के पहले प्रयाग गया हो और कुंभ के बाद प्रयाग गया होगा वो समझ लेगा। अब दूसरी जरूरी चीज, जब हम कहते हैं कि जनता वोट किस पर देगी, निश्चित तौर पर जब दूसरी लहर आई थी तो उत्तर प्रदेश में भी ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, ढेर सारी मुश्किलें थी। लेकिन आपको पता है कि एम्स गोरखपुर और रायबरेली शुरू हो गया है। 2 एम्स उत्तर प्रदेश में शुरू हो गए। ये क्या उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं पता है? सोनिया गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में है रायबरेली में, बड़ी शानदार खूबसूरत इमारत है, तो जरूर उसको देखेंगे लोग। और जब हम कहते हैं कि क्या सभी जिले में है, तो जिस तरह से प्राथमिकता में स्वास्थ्य है, सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज अपने अपने जिले में जाके छोटे जिले में देखेंगे तो दिख रहा है, सबकी बिल्डिंग चुकी बन चुकी है। कोई कह नहीं सकता कि बना या नहीं बना। कोरोना को ठीक से हैंडल नहीं किया, यह आरोप लगता रहा बीजेपी सरकार पर उत्तर प्रदेश में। मैं वही पंकज जी आखिरी पंक्ति कह के खत्म कर देता हूं। हाँ। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो केरल में 3.5 करोड़ की आबादी वाले राज्य में 22,000 से ज्यादा मामले 24 घंटे में, उत्तर प्रदेश 22.5 करोड़, 50 से कम मामले। तो उत्तर प्रदेश में सरकार ने शानदार काम किया, इसको कोई झुठला नहीं सकता है। जनता तो उसी पर वोट करेगी। चलिए, हर्षवर्धन जी ने गौरव आपको सर्टिफिकेट दिया है, उन्होंने स्मार्ट सिटी की भी बात की, हेल्थ की भी बात की, कोरोना की भी बात की, हॉस्पिटल्स की भी बात की। लेकिन अभी घनश्याम तिवारी को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि एक भी उपलब्धि रही हो तो जनता इनको वोट दे दे। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं अखिलेश, हर्षवर्धन जी का मैं जवाब दूं। अखिलेश जी मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट जरा गौरव से जवाब ले लें। अच्छा, हर्षवर्धन जी ने जो कहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता भी कह रही है, वही सत्य है। लेकिन मैं पहले सपा के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। इन्होंने बात करी किसानों की जमीन हड़पी, आजम खान ने आज भी जेल में है। भाजपा ने क्या किया मैं आपके चैनल पर बता दूं। 36,000 करोड़ का ऋण माफ किया, किसान सम्मान निधि में 2 करोड़ 40 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं, और 3 करोड़ 58 लाख किसान ऐसे हैं जिनको ऋण वितरण हुआ। महिला सुरक्षा की बात आई, आप याद करिए, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, दुराचार हुआ एक महिला के साथ। एक प्रेस रिपोर्टर, जर्नलिस्ट थी महिला, उसने पूछा कि ये दुराचार हुआ है, उन्होंने कहा आपके साथ तो नहीं हुआ ना, आप चुप रहिए। आज के दिन मैं आपको आंकड़े दे देता हूं, लॉ एंड ऑर्डर की बात अब क्यों करते हैं, क्राइम रेट में। गौरव जी देखिए, आरोप का जवाब आरोप से नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये किया हो तो इनको वोट दे दे जनता, हमें कोई एतराज नहीं। आप सीधा जवाब दीजिए कि क्या किया। मैं आपको बता रहा हूं। हाँ। पहली बात मैंने आपको लॉ एंड ऑर्डर की बताई। हाँ, मैंने आपको लॉ एंड ऑर्डर की बताई, उस पे किसान की बात बताई। हाँ। महिला सुरक्षा की मैंने आपको बात बताई। कोरोना समय में कोरोना वैक्सीनेशन, कोरोना पे भी बता देता हूं, कोरोना पे भी आपको बता देता हूं। आप देखिए, मैंने आपको स्टार्ट करा, 4 करोड़ से ज्यादा टीके उत्तर प्रदेश में लगे हैं, सबसे ज्यादा पूरे देश में। दूसरी बात,
हाँ। आप एम्स की कर रहे थे। हाँ। 2014 तक देश में 6 एम्स थे पंकज जी, 6, और पिछले 7 साल में 14 और एम्स, जिसमें आधे चालू हो गए और आधे पे काम चल रहा है। अखिलेश जी, हर्षवर्धन जी ने कहा कि वो खुद प्रयागराज से आते हैं और प्रयागराज में कितना अंतर उन्होंने देखा है वो बता दिया, क्योंकि खुद वो वहां से आते हैं। और एम्स की बात उन्होंने की, रायबरेली जहां से सोनिया गांधी है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसकी बात उन्होंने कह दी। जवाब दीजिए इस पे अखिलेश जी। देखिए, उन्होंने बताया कि कैसे दारागंज में सीवर लाइन आ रहा हूं सुदेन जी, इलाहाबाद में करते हैं, वहां का भी बता दीजिए। उनके मोदी जी और योगी जी के पहले यहाँ के लोग जो है नॉमिनेशन भरने जी थोड़ा सा परिवार। सुदेन जी मैं आ रहा हूं, जरा अखिलेश जी की बात सुन ले। अखिलेश जी जल्दी भी बता दीजिए को, ठीक है। हालत उस क्षेत्र की है, सुधीन जी, प्रधानमंत्री जी लोकसभा थोड़ा बोलने गठबंधन में लड़ाई हो गई। सुधीन जी बात आने दीजिए। देखिए, ठीक है अखिलेश जी बोलिए जल्दी। हर्षवर्धन जी ने कहा कि दारागंज में सीवर लाइन, सोनिया गांधी पार्लियामेंट उसके पहले वहां सीवर लाइन नहीं थी। लोग सड़कों पे शौच त्याग करते रहे होंगे, क्योंकि मेरा भी पूरा बचपन पढ़ाई लिखाई सब इलाहाबाद में ही रहा है और दारागंज को भी मैं ठीक से जानता हूँ। ऐसा ये बता रहे हैं कि उसके पहले सब लोग शौच के लिए सड़कों पर जाते थे। पहली बार पाइप दूसरी बात, इन्होंने 2 एम्स का नाम लिया। ये दोनों एम्स इनके समय के स्वीकृति का नहीं है। अरे आपने तो कुछ बनाया ही नहीं ना, 4 साल तक रोके, उसका छोटा किए, और 3 एम्स को और पैसा मिलना था, वो इन्होंने स्वीकृति ही नहीं थी। और गोरखपुर का एम्स अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। सुन लीजिए, जो अखिलेश के समय ही उसको जमीन भी मिल गई थी, बताइए पैसा भी। और देखिए, ये बताइए, देश को कॉलेज की बात कर रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के समय एक नियम पॉलिसी बनी। ठीक है अखिलेश जी, वक्त की कमी है। सुदेन जी 30 सेकंड्स में आप भी कुछ बात कहना चाहेंगे इसमें, फिर मुझे इस डिबेट को खत्म करना होगा। सुदेन जी, मैं ये केवल कहना चाहता हूं कि ये इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि कारवां क्यों लुटा, इसका तो जवाब इन्होंने दिया नहीं। किसानों का 11,000 करोड़ रुपया बकाया है, आज भी बकाया है। जब हम ये बहस कर रहे हैं, किसानों को 11,000 करोड़ रुपया दीजिए, बेरोजगारों को नौकरी दीजिए, तब बात करिए। लफबाजी से काम नहीं चलेगा। चलिए, वो वक्त दूर नहीं है जब जनता जो है इस सब का फैसला करेगी। अगर योगी सरकार ने बेहतर काम किया है तो उसका रिवॉर्ड भी उसको जनता से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गौरव भाटिया, अखिलेश जी, घनश्याम तिवारी जी, सुदेंद्र भदौरिया जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।